नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक लंबे समय से मेरे चैनल के छात्रों का अनुरोध था कि मैं लोक साहित्य पर एक लेक्चर तैयार करूं, क्योंकि मेरे चैनल पर देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के छात्र मेरा चैनल देखते हैं और मेरे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो यदि आपके सिलेबस में है लोक साहित्य क्या है, या फिर यदि आप सामान्य जानकारी बढ़ाना चाहते हैं कि लोक साहित्य क्या है, तब इस लेक्चर को जरूर देखें। लोक साहित्य का तात्पर्य क्या होता है, चलिए सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं। जो लोक साहित्य जो शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और साहित्य। इन दो शब्दों के योग से लोक साहित्य बना हुआ है और इसका वास्तविक अर्थ है लोक का साहित्य। लोक यहाँ पर अंग्रेजी के फोक शब्द का पर्यायवाची है। लोक साहित्य भी अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का अनुवाद है। तो वास्तव में लोक क्या होता है, मतलब हम जिस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति होती है, वहाँ का जो हर्ष है, लोगों का, आम जनता है, जो साधारण जनता है, उनका जो उनकी जो खुशी है, उनके जो दुख हैं, हर्ष हैं, विषाद हैं, राग विराग हैं, इन सब की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? लोक साहित्य के माध्यम से होती है। लेकिन यह जो लोक साहित्य की अवधारणा है, या पश्चिम से आई हुई अवधारणा है, अंग्रेजी के फोक शब्द से यह आया हुआ है। और लोक साहित्य भी अंग्रेजी के जो फोक लिटरेचर जो शब्द है, उसका हिंदी अनुवाद है। आइए हम देखते हैं। तो लोक साहित्य के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लोकगीत हो गया, लोक नाट्य हो गया, लोक गाथा, लोक कथा, लोक कहानी, लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे इत्यादि सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जैसे बिहार में जो छठ पूजा के समय जो वहां पर भजन गाए जाते हैं, ये सब इसी लोकगीतों का ही हिस्सा होता है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अपने लोकगीत हैं। मैं केवल एक उदाहरण के रूप में आप लोगों को बता रहा हूं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार लोक साहित्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है और जिसमें लोक की युग युगीन वाणी की साधना समाहित रहती है, जिसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। तो वास्तव में लोक साहित्य की जो परंपरा है, प्रायः मौखिक परंपरा होती है, जो विशेष रूप से इसमें कोई लिखित प्रकार का साहित्य प्राप्त नहीं होता, जैसे कि हम हिंदी साहित्य या फिर किसी अन्य भाषा के साहित्य में देखते हैं। वास्तव में एक मौखिक परंपरा से प्राप्त होती है, भले ही इसे किसी एक व्यक्ति ने तैयार किया है। लोक साहित्य को गढ़ने वाला, इसको रचने वाला भले ही कोई व्यक्ति विशेष है, लेकिन वास्तव में उसे कोई नहीं जानता। जो जनमानस है उसे अपनी संपत्ति समझते हैं उसको, क्योंकि यह परंपरा से हमें प्राप्त होती है। जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं, मतलब जन साधारण अपनी भाषा बोली में जो कथाएं उसे परंपरा से प्राप्त हैं, जो लोकोक्तियां उसे परंपरा से प्राप्त हैं, जिनका वे प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो जनमानस का जो मन है, उनकी भावनाएं हैं, वह लोक साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। तो जैसे सोहर गीत हो गया, विदाई के समय गाने गाए जाने वाले गीत होते हैं। शादी में जब बारात आती है तब भड़ौनी गीत होता है। बहुत सारे गीत होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, भरथरी चरित्र हो गया, इस टाइप का बहुत सारे होते हैं अलग अलग राज्यों के। तो इसमें जो जनमानस की जो भावना है वह प्रतिबिंबित होती है। तो लोक साहित्य का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक स्वर, प्रत्येक लय और प्रत्येक लहजा लोक का अपना होता है और उसके लिए अत्यंत सहज और स्वाभाविक होता है। जैसे बिहार में छठ पूजा के समय जो भजन गाए जाते हैं, लोगों के अपने भजन होते हैं, उनके दिल से जुड़े होते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी जैसे अलग अलग प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, है ना, सुआ गीत वगैरह है। तो इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो उनको लगता है कि हमारा है, हमारे बीच का है, अपनी बोली में है, अपनी भाषा में है, अपनी शैली में है। तो बहुत ही सहज और स्वाभाविक होता है और उनके दिल के बहुत करीब होता है। ये लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा ना होकर साधारण जन की भाषा है और उसका वर्ण विषय भी लोक जीवन से गृहित किया हुआ, अर्थात लोक जीवन से लिया जाता है। मतलब लोक साहित्य की विशेषताएं मैं बता रहा हूं। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट साहित्य की तरह नहीं होती है। जैसे खड़ी बोली हिंदी का साहित्य हो गया, या फिर तमिल का साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, मराठी साहित्य हो गया। इनकी भाषा शिष्ट, परिनिष्ठित बोली, परिनिष्ठित भाषा होती है, शुद्ध भाषा होती है, साहित्यिक भाषा होती है। लेकिन वास्तव में जो लोक साहित्य की भाषा है वह कोई शिष्ट और साहित्यिक भाषा ना होकर जन साधारण की भाषा होती है। और इसमें जो वर्णित विषय होता है, जो कथा होती है, जो कहानी होती है, वह वास्तव में लोक जीवन से ही ली जाती है। लोक जीवन में जो व्याप्त कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, कहानी हैं, गाथाएं हैं, चाहे पौराणिक गाथाएं हैं, वहीं से यह लिया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में बांस गीत भी गाते हैं। लोक साहित्य की रचना में व्यक्ति का नहीं,
बल्कि संपूर्ण समाज का योगदान होता है। यही कारण होता है कि लोक साहित्य पर व्यक्ति की छाप ना होकर लोक की छाप होती है। मतलब लोक साहित्य होता क्या है? अब कोई ना कोई तो इसकी रचना करता होगा, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई लेखक या कवि इसकी रचना जरूर करता होगा, लेकिन वास्तव में उसे कोई नहीं जानता। तो वास्तव में जो लोक साहित्य है किसी व्यक्ति विशेष की, किसी विशेष रचनाकार की रचना ना होकर आम जनता की होती है, सबकी अपनी होती है। और लोक साहित्य पर किसी व्यक्ति की छाप नहीं दिखाई देती। जैसे निराला जी की कविता है, महादेवी वर्मा जी की कविता है, इस तरह नहीं होता लोक साहित्य। लोक साहित्य में पूरे सामूहिक जनमानस की भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं और उसमें संपूर्ण लोक, मतलब जिस परिवेश में उसे रचा गया है, जिस पृष्ठभूमि में उसे रचा गया है, जिस अंचल में उसे रचा गया है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि, पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी वहां पर प्रतिबिंबित होते हैं वहां पर। इसके बाद लोक साहित्य में रचयिता का जोर शिल्प विधान पर अधिक नहीं होता, इसलिए उसमें कला कौशल कम दिखाई देता है, किंतु भावों की गहराई देखते बनती है। अब मैं धीरे धीरे इनकी विशेषताएं बता रहा हूं कि लोक साहित्य वास्तव में होता क्या है। तो इसमें जो शिल्प पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। जैसे अंधा युग है, एक गीति नाट्य है, वैसे ही विभिन्न प्रकार की आप रचनाएं देखते हो, विशेष प्रकार का शिल्प होता है। जैसे मानस का हंस है, वह उपन्यास है, जीवनी पर आधारित है। गोस्वामी तुलसीदास की खंजन है, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं होती हैं उसका खास शिल्प होता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध है, इनकी खास शैली, कुछ खास स्टाइल होता है, नाटक की अपनी अलग शैली होती है। लेकिन लोक साहित्य में शिल्प पर जोर नहीं दिया जाता, स्टाइल पर जोर नहीं दिया जाता, इसलिए उसमें कला की कुशलता नहीं दिखाई देती। कोई परफेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा वहां पर, कला कौशल, किंतु भावों की गहराई देखते बनती है। लेकिन यहाँ पर जो जनमानस की जो भावनाएं हैं पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अभिव्यक्ति प्राप्त करती हैं, उन्हें अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रकार लोक साहित्य की जो शैली होती है उसमें क्या है, कला तो कम दिखाई देती है, कला कौशल, लेकिन वहां पर भावों की गहराई बहुत ही विशिष्ट होती है। अब लोक साहित्य का क्षेत्र काफी विस्तृत है। लोक साहित्य के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं। वास्तव में जो लोक साहित्य होता है ग्रामीण जनजीवन से, ग्रामीण अंचल अथवा परिवेश से जुड़ा हुआ होता है। शहरों में प्राय आप इस तरह के लोक साहित्य नहीं प्राप्त करेंगे, मिलेंगे नहीं आपको। लेकिन जैसे मिथिला अंचल हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ में बस्तर है, वहाँ का, वहाँ की जो विशेषता है, वहाँ की हल्बी बोली है, तो इस तरह आपको अलग अलग जगह में आपको यह दिखाई देगा। इसके बाद हमारे जो जनजातीय समुदाय हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत के जो जनजातीय समुदाय हैं, वहाँ पर भी आपके इन सब की परंपरा पाई जाती है। जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर ये लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलता है। तो लोक साहित्य का क्षेत्र क्या है, प्राय काफी विस्तृत होता है, क्योंकि यह अंचल विशेष से संबंधित होता है। जैसे आप मैला अंचल पढ़े होंगे तो वहाँ वो जो स्थानीय जो संस्कृति है वह पूरी तरह से उभर कर सामने आती है। मैला अंचल आप जरूर पढ़ें, फणीश्वरनाथ रेणु जी की जो आंचलिक उपन्यास माना जाता है हिंदी का पहला, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। इसके अंतर्गत लोकगीत हैं, लोक कथा, लोक कहानी, चुटकुले, पहेलियां, कहावतें, लोकोक्तियां, मंत्र, स्वांग गीत, अनुष्ठानिक गीत, पूजा, जागरण, व्रत और नौटंकी गीत यहाँ पर शामिल हैं। इसके बाद जो लोक साहित्य होता है यह समग्र लोक के राग विराग, मतलब खुशी और दुख, हर्ष विषाद, सुख दुख की सहज, अकृत्रिम, स्वाभाविक और सरस अभिव्यक्ति है। इसलिए यह कहना अतिरंजना नहीं होगी कि लोक साहित्य सर्वव्याप्त है। लोक साहित्य का बहुतांश जितना प्रादेशिक है उससे भी अधिक वह राष्ट्रव्यापी है, और जितना राष्ट्रव्यापी है उससे भी अधिक वह अंतरराष्ट्रीय है। अब आप समझ पा रहे हैं कि जो लोक साहित्य में स्थानीय जन समुदाय के दुख और खुशी की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, इसलिए लोक साहित्य सर्वव्याप्त होते हैं। आप अब ये नहीं कह सकते खाली हमारे राज्य का लोक साहित्य लोकगीत है तो दूसरे राज्य में नहीं गाया जाएगा या वहां के लोग पसंद नहीं करेंगे। आपने देखा होगा आज पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी बिहार के लोग हैं या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहां पर छठ पूजा पूरे हिंदुस्तान में वहां पर मनाते हैं जहाँ भी, और दूसरे लोग भी मनाते हैं छठ पूजा को। भगवान सूर्य की उपासना का जो पर्व है छठी मैया का, और उसके गीत भी गाते हैं, सुनते हैं और उसको आनंद उठाते हैं। तो इसलिए यह सर्वव्याप्त है। इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो बिहार के जो समुदाय हैं वह पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वैसे अलग अलग अंचल के लोग जब अपने साथ कहीं जाते हैं तो अपनी संस्कृति भी लेकर जाते हैं। मतलब कोई अपनी जगह को छोड़कर जब दूसरी जगह जाता है तब अपनी स्थानीय विशेषताओं को भी लेकर जाता है। जैसे केरल के मलयालम जो समाज के लोग हैं, मलयाली लोग, वो दूसरी जगह जाएंगे तो अपनी संस्कृति लेकर जाएंगे, वहां पर अपना समुदाय इकट्ठा करेंगे और मंदिर बनाएंगे या फिर गीत वगैरह गाएंगे, सब करेंगे।
मतलब जितने भी भाषा भाषी लोग हैं पूरे हमारे देश में यह परंपरा है, और हम भारतीय लोग बहुत ही सहिष्णुता के साथ सबको स्वीकार करते हैं और उनके साथ शामिल भी होते हैं बहुत खुशी के साथ। सभी पर्व और त्योहार हम मनाते हैं। तो इसलिए यह केवल प्रादेशिक नहीं है, बल्कि जो लोक साहित्य का जो स्वरूप होता है वह राष्ट्रीय होता है। जैसे हमारे देश की संस्कृति क्या है, बहुलतावादी संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है। अलग अलग भाषा भाषी लोग हैं, सबकी अलग अलग पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए जो लोक साहित्य होता है, इसलिए अपने कॉलेजेस के सिलेबस में भी आपने देखा होगा कि विभिन्न भाषाओं का हिंदी अनुवाद को हम पढ़ते हैं। विभिन्न भाषाओं के जो साहित्य है उसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ते हैं। तो इसका जो स्वरूप होता है राष्ट्रीय होता है, और राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय भी होता है। जैसे पंजाब के लोग कहीं बाहर जाते हैं, विदेशों में रहते हैं, कनाडा वगैरह में, अमेरिका में, तो वहाँ पर भी भंगड़ा करेंगे, अपना पूजा करेंगे, और जितनी भी वहाँ पर उनके त्योहार मनाए जाते होंगे पंजाब के, वहाँ पे मनाएंगे वो लोग। तो इसका स्वरूप क्या है, अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्वरूप क्या है, स्थानीय भले ही होता है शुरुआत में, लेकिन वास्तव में यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। यह संपूर्ण मानव जाति की विरासत का सभ्य रूप है। राजनीति भले ही विश्व को अनेक देशों की भौगोलिक रेखा में विभाजित करती हो, लेकिन लोक साहित्य शुद्र राजनीति की इस परंपरा के स्थूल विभाजन रेखा को कभी स्वीकार नहीं करता। वह समस्त मानव जाति की समान विरासत में भावगत एकता के रूप में विद्यमान है। भले ही राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग देशों की सीमाएं हैं, अलग अलग राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, ये अलग मामला है। राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से भले ही सीमाओं का विभाजन किया गया है, भौगोलिक विभाजन किया गया है, लेकिन वास्तव में यह जो लोक साहित्य है यह इन सीमाओं से परे है। जैसे बहती हुई नदी की धारा कोई रोक नहीं सकता, कहीं ना कहीं से वो रास्ता बना लेती है। ठंडी हवा उन्मुक्त ढंग से बहती है, पक्षी उन्मुक्त ढंग से गगन में उड़ते हैं। वैसे ही लोक साहित्य होता है। लोक साहित्य को हम किसी निश्चित सीमाओं में, भौगोलिक सीमाओं में हम बांध कर नहीं रख सकते, बल्कि इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार होता है यह वैश्विक होता है, और पूरे विश्व में लोक साहित्य को समान रूप से आदर और सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जन सामान्य की जो भावनाएं हैं इसमें अभिव्यक्त होती हैं, और लोगों को लगता है कि यह मेरा अपना है, मेरी भावनाएं ही लोक साहित्य में परिलक्षित हो रही हैं। अब देखते हैं हम लोक साहित्य के विविध रूप। ऊपर भी मैं बता चुका हूं कि लोक साहित्य को पर्टिकुलर कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी विद्वानों ने बताया कि इस वर्ग के जो साहित्य हैं इन्हें लोक साहित्य के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। लोक साहित्य के विद्वानों ने लोक साहित्य को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया है। अब इन्होंने खाली टाइटल दे दिया है, जैसे कि लोकगीत को लोक साहित्य कहेंगे, लोक गाथा हो गया, लोक कहानी है, लोक कथा है, लोक नाट्य है, लोकोक्तियां हैं, चुटकुले हैं, कहावतें हैं, पहेलियां हैं, मंत्र हैं, कुछ बड़े गीत हैं, स्वांग हैं, भगत, नौटंकी गीत, अनुष्ठानिक गीत, पूजा और जागरण जो होते हैं। दिल्ली वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जागरण होता है रात में, व्रत त्योहार, संस्कार, गीत प्रकीर्ण, लोक साहित्य इत्यादि। तो हमारे जितने भी राज्य हैं, हरियाणा में भी आप देखेंगे वहाँ का स्थानीय संस्कृति वहाँ पर लोकगीतों में परिलक्षित होती है। चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मतलब जितने भी राज्य हैं हमारे, जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, सबके अपने अपने अलग प्रकार के ये सब लोक साहित्य आपको वहाँ पर मिलेंगे। अब हम निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं। और लोक साहित्य पर ठीक है, मैंने ये लेक्चर तो बना दिया क्योंकि छात्रों की डिमांड थी कि सर ये लोक साहित्य पर कोई वीडियो बनाइए, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत यदि आपको कौन से चैप्टर का लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर लिख दें कि सर इस एक पर्टिकुलर टॉपिक ही लिख दीजिए, ताकि मैं इस पर आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध कराऊं। क्योंकि मेरे जो चैनल में इसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, मुझे नहीं पता कि लोक साहित्य के अंतर्गत आपके सिलेबस में क्या शामिल किया गया है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर लोक साहित्य के अंतर्गत हमको लेक्चर चाहिए, और इसको आप लाइक भी करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक, और कमेंट भी करें। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। तो क्या लोक साहित्य का भविष्य है? लोक साहित्य का क्या महत्व है? लोक साहित्य का क्या भविष्य उज्जवल है कि नहीं है? आइए हम देखते हैं। तो जन जीवन में परंपरा से चले आ रहे रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और व्यवहारों के अध्ययन की शुरुआत यूरोप में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो गया था। मतलब 1650 के बाद, 1650 ईस्वी के बाद में यूरोप से यह परंपरा चालू हुई थी कि जन सामान्य में, आम लोगों में क्या रीति रिवाज हैं, क्या अंधविश्वास हैं और किस प्रकार का उनका व्यवहार है, इसका अध्ययन शुरू हो गया था। पश्चिमी देशों में क्या है, हर चीजों का अध्ययन होता है। हमारे यहाँ हम उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के लोग उसका अध्ययन करके उसके ऊपर सिद्धांत बना देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस टाइप की परंपरा नहीं रही है पहले। लेकिन इस क्षेत्र के अध्ययन को फोकलोर नाम सन 1840 ईस्वी में
विलियम जॉन थॉम्स ने दिया। अध्ययन तो शुरुआत हो गई थी इस प्रकार के विषयों की, लेकिन इसे विशेष नाम दिया गया फोकलोर नाम से 1846 ईस्वी में विलियम जॉन थॉम्स नाम के विद्वान ने दिया। यहां पर फोकलोर शब्द का मतलब क्या है देखते हैं। फोक और लोर इन दो शब्दों के योग से बने इस शब्द का अर्थ है असंस्कृत लोगों का ज्ञान। असंस्कृत मतलब जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध नहीं है। अब थोड़ा इसको असभ्य टाइप समझ सकते हैं, जो ग्रामीण है, गंवार लोग हैं, इस टाइप का इनको माना जाता था। लेकिन शब्दार्थ मात्र से ज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र की परख हो जाना संभव नहीं है। अब हमने खाली फोकलोर बोल दिया लोक साहित्य को, और फोकलोर का मतलब हो गया असंस्कृत लोगों का ज्ञान। यह केवल वर्बल मीनिंग है, इसको पूरे संपूर्ण समग्र परिप्रेक्ष्य में यह इसको व्यक्त नहीं करता। इसको पूर्णता के साथ ये शब्द है लोक साहित्य को यह परिलक्षित नहीं करता है, उसको स्पष्ट नहीं करता है। वास्तव में जो हमारा लोक साहित्य है वह फोकलोर का एक अंग है, पूरा फोकलोर नहीं है, फोकलोर का एक हिस्सा है। जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं लोक साहित्य के अंतर्गत? लोकगीत, मतलब विदेशों में जो फोकलोर है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है लोक साहित्य, जो हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित है। और इसके अंतर्गत जो पहले बता चुका हूं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य और लोकोक्ति आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और ऊपर जो भी मैं बताएं वो सभी आते हैं। आवश्यकता से अधिक सभ्य और आधुनिक लोग यह मान सकते हैं कि लोक साहित्य अशिष्ट, असभ्य और गंवार लोगों का साहित्य है, कि वो महत्वहीन है और उसका नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए। हो सकता है जो औद्योगिक समाज है, जो सभ्य समाज है, उनको ऐसा लगे कि भाई जो शिष्ट समाज है, उनको ऐसा लगे ये तो गंवारू लोगों का साहित्य है, गंवार लोगों का, यह अशिष्ट असभ्य लोगों का साहित्य है, इस पर क्या ध्यान देना, ये कोई मतलब का नहीं है, महत्वहीन है। इस मान्यता का अर्थ है कि जीवन की सहज गति की उपेक्षा और परंपरा की अवहेलना। यदि कोई ऐसा सोचकर लोक साहित्य की उपेक्षा करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह आम लोगों के जो स्वाभाविक जन जीवन है, जो उनकी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनके राग विराग है, जो उनके खुशी और दुख है, उसकी वह उपेक्षा कर रहा है। अर्थात परंपरा से जो उन्हें प्राप्त है, जो कथा कहानियां उन्हें प्राप्त है, जो पौराणिक कहानियां प्राप्त हैं, जो बुजुर्गों से, जो दादा दादी से सुनते आए हैं, जो अपने पूर्वजों से जो कथा कहानी सुनते आए हैं, जिसके आधार पर लोक साहित्य का सृजन हुआ है, उसकी उपेक्षा करना, मतलब आम जनजीवन की साधारण जीवन गति की उपेक्षा करना। यदि कोई ऐसा समझता है कि लोक साहित्य महत्वहीन है, वास्तव में क्या है? लोक में जो व्याप्त है वह लोक का ही है। हमारे आसपास के परिवेश में, हमारे ग्रामीण अंचल में हम जहां रहते हैं, वहां पर जो भी हमें प्राप्त है लोक साहित्य के रूप में, वह हमको अपने पूर्वजों से, अपनी परंपराओं से प्राप्त है। और जो भी हमें अपने पूर्वजों से, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने परिवेश से विरासत में प्राप्त हुआ है, उस सब का रक्षा करना हमारा दायित्व होता है। यह बोध आए बिना न तो लोकतंत्र सुरक्षित है, न लोक साहित्य, न लोक संस्कृति और न लोक कला। आपने देखा होगा जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां हैं जिनमें लोक साहित्य उपलब्ध है, उसको हम बड़े सम्मान के साथ आज भी जगह जगह उनके प्रदर्शन होते हैं, लोक नाट्य का, लोक गीतों को हम सुनते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती, किसी समाज, किसी संगठन की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वतः ही स्फूर्त रूप से लोगों के बीच में प्रचलित होता है। तो जिन देशों में, और यदि हम इन चीजों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, अपने लोक नाट्य को, लोक गीतों को, लोक कला को, है ना, लोकोक्तियों को, तब हमारा लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही लोक साहित्य है जो पूरे देश के लोगों को, अलग अलग अंचल में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर रखती है, और जिससे हमारा जो लोकतंत्र है वह सुरक्षित रहता है। एक अपनत्व की भावना होती है। तो विदेशों में रहने वाले जब भारतीय आपस में मिलते हैं तब वे भारतीय हैं करके उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की भावना होती है। वैसे एक प्रांत में रहने वाले लोग जब अलग प्रांत में जाकर रोजी रोटी कमाने के लिए वहां पर जाते हैं तो उनका वहां पर नया समुदाय बनता है, उनमें आपस में आत्मीयता होती है, और अपने परिवेश से जो संस्कृति और जो लोकगीत, लोक नाट्य लेकर आए हैं, उनका संरक्षण करने का वे हमेशा प्रयास करते हैं। जिन देशों में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने सहज जीवन धारा को कृत्रिमता की ओर मोड़ दिया है, वहां लोक की उपेक्षा हुई है और हो रही है। वहां लोक साहित्य केवल परंपरा का अवशेष बनकर रह गया है। हमारे यहाँ भी जीवन की कृत्रिमताओं ने लोक साहित्य के प्रभाव को अवरुद्ध किया है, लेकिन अब भी लोकवाणी के माध्यम से प्रचलित बहुत कुछ है जिसे संकलित करना हम लोगों के लिए हितकर होगा। यदि भी आज के वैश्विक परिदृश्य में आप जब देखते हैं तो इंटरनेट का जमाना है, लोग दिन भर मोबाइल में रील्स वगैरह देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। तो इसके कारण जो लोक साहित्य का है इसका संरक्षण करना थोड़ा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि ये सारी जो हमारा जीवन बहुत ज्यादा कृत्रिम हो चुका है, क्योंकि हम अपने परंपरा से जो प्राप्त लोक साहित्य है उसका उचित रूप से संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है
कि हम अपने लोक साहित्य को जीवित रखें, उसका प्रचार प्रसार करें और उसको आगे बढ़ाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में सौंपें। तो वास्तव में लोक साहित्य का सृजन मानव विकास के किसी स्तर विशेष की घटना नहीं है, वह निरंतर घटित होने वाली प्रकृति का क्रम। तो वास्तव में यह लोक साहित्य क्या है? लोक साहित्य हिंदी साहित्य की तरह नहीं है जिसमें भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग आएगा। वास्तव में यह नदी की निरंतर बहती हुई धारा है जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। यह सिर्फ विकसित होती चली जा रही है, बहती हुई चली जा रही है उन्मुक्तता के साथ। तो जैसे निरंतर जो प्रकृति का जो क्रम होता है, रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है, ठीक उसी तरह यह जो हमारा लोक साहित्य है निरंतर प्रवाहमान है। इसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ठीक यह वैसा ही है जैसे कि प्रतिदिन सूर्योदय होता है, प्रतिदिन सूर्यास्त होता है। अतः इस आशंका के लिए कोई स्थान नहीं है कि लोक साहित्य का क्या भविष्य है। इसलिए हमारे मन में यह प्रश्न कभी उठना भी नहीं चाहिए कि लोक साहित्य का क्या भविष्य है, क्योंकि लोक साहित्य क्या है? लोक साहित्य लोक की संपदा है। यह हमारे लोक में, हमारे जनमानस में विद्यमान है, हमारे हृदय में विद्यमान है। यह हमारे भावनाओं की अभिव्यक्ति है। हमारी जो आदिम भावनाएं हैं, हमारे मन में जो भावनाएं हैं और हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमको अपने पुरखों से, हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, लोक साहित्य, तो यह लोक की संपदा है, किसी व्यक्ति विशेष की संपदा नहीं है, किसी शासन, किसी विशेष राज्य अथवा राष्ट्र की संपदा नहीं है। यह लोक जनमानस के हृदय में विद्यमान है लोक साहित्य, और उसके संरक्षण और प्रचार प्रसार से उसे कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे प्रशासन चाहे इसमें सहयोग दे या ना दे, क्योंकि लोग आपस में मिलजुल कर ही अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हैं, अपने लोक साहित्य को संरक्षित करते हैं। इसलिए लोक साहित्य अमर है और कालजयी है। इस पर किसी समय का, किसी भूखंड का, किसी परिवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप देश में रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे हिंदुस्तान में रहें, चाहे विदेश में रहें, तो लोक साहित्य क्या है? अमर है, कालजयी है। इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पहले वह जीवंत धारा की ओर प्रवाहमान थी, आगे भी प्रवाहमान रहेगी, और लोक साहित्य का भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। तो निश्चित रूप से मेरा आज का यह लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों का अनुरोध पे मैं बनाया हूँ, तो अधिक से अधिक इसे दोस्तों और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा आज का यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ ही लोक साहित्य के अंतर्गत किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।